हाँ, तो 4.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब अपन करने जा रहे हैं 4.2 और आई थिंक आपने 4.1 के नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार और बहुत इजी एक्सरसाइज है, द्विघात समीकरण वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज अपन बात करेंगे 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल आपको ज्ञात करने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 बराबर 0। ध्यान से समझें, पहली बात ये कह रहा है कि आपको गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है वो आपको समझना है। बेसिकली 1 2 3 तीन वैल्यू होगी, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन चीज़ें होगी। हमेशा आपको इसके पर इसको नहीं चेंज करना, इसको नहीं चेंज करना, ठीक है, ध्यान रखना। मैं थोड़ी बेसिक बातें बताता हूँ। इस सेकंड वाली वैल्यू के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ध्यान से समझो, इस सेकंड वाली वैल्यू के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो टुकड़े, उन दोनों टुकड़ों को आपस में या तो जोड़ूं या आपस में माइनस करूं, तो तब तो वही आना चाहिए जो सेकेंड वैल्यू थी, मतलब जो ये थी, ठीक है। लेकिन उन दोनों टुकड़ों को आपस में जब मल्टीप्लाई कराऊं, मतलब गुणा कराऊं, तो जब मल्टीप्लाई कराऊं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब उस बीच वाली वैल्यू के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों फैक्टर को आपस में चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, तब तो वही आना चाहिए जो ये है, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर ये सब अगर आपको समझ में आ गया तो मैं जब क्वेश्चन लूँगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको मन में सोचना है। सबसे पहली बात, माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, हालांकि मैं लिख रहा हूँ अभी, ये आपको मन में सोचना है कि माइनस का 10x स्क्वायर आ रहा है। अब उस बीच वाला कौन है, मैंने कहा टुकड़े बीच वाले क्या होंगे, तो माइनस 3x के दो ऐसे टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों को जब आप प्लस करो तब तो वो वापस 3x ही आए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो ये आए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई था। तो माइनस का तो ले लो 5x और प्लस का ले लो 2x। देख लो भलाई, 5 दूनी 10, 5 2 10 हो रहा है, और माइनस प्लस माइनस भी और एक्स और एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है। और दोनों को सोल्यूशन कर लो भलाई, माइनस का 5x है प्लस का 2x है, 5x में 2x ले जाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3x ही तो हमें बचाना है। तो ये कुछ तरीका है, बस ये तरीका अगर सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो टुकड़े पर समझ में आ गए ना, आगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लो, अब जोड़े बनेंगे इसके अंदर, जैसे एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x खत्म तो x बच गया, x माइनस 5। मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन हो वो कॉमन ले लो, और जो चीज़ कॉमन आई उसका बारी बारी भाग देना है। x का x स्क्वायर में भाग दिया तो सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस लग गया, x खत्म 5 बच गया, ठीक है। ऐसे इस जोड़े में क्या कॉमन है, यहाँ जो साइन है वही साइन लगा दो, ये फिक्स है, कोई सा भी यहाँ पर साइन हो वही साइन लगाना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बताओ, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 10 है, साफ साफ पता चला कि 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन लेंगे बारी बारी डिवाइड करेंगे, 2 का 2x में गया तो 2 से 2 खत्म, लेकिन x तो बच गया। फिर बीच में माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, और 2 5 से 10 होता है, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार बाहर वाला, यानी कि जो अपने कॉमन लिया था x प्लस 2, ठीक है, ये, और एक बार ब्रैकेट के जो अपने ये जो वैल्यू आई थी x माइनस 5 बराबर 0। तो बस वही बात है, x प्लस 2 को भी आप 0 के साथ कंपैरिजन करवा दो, इस 2 के 0 के साथ, और x माइनस 5 का भी 0 के साथ कंपैरिजन करवा दिया, तो ये ध्यान रखने प्लस है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 5, x बराबर 5 और x बराबर -2 है। बस ये आपने इसने पूछा क्या था, फाइंड द रूट्स, तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे। लाइन लिख देना कि देयरफॉर द रूट्स आर -2, 5। अतः एक बार लिखूंगा, बाद में नहीं लिखूंगा। अतः क्या है, द्विघात समीकरण के, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आपके होंगे -2, 5, आपका आंसर, ठीक है। ये लाइन हर बार लिखनी है, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। सेकंड देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, वही वापस मिडिल स्प्लिटिंग, इन दोनों का मल्टीप्लाई मन में सोच लो, 12x स्क्वायर आ रहा है, माइनस का मन में सोच लिया। इस x के ऐसे टुकड़े करो कि इन दोनों का गुणा भी 12x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करने पर x बचे। बहुत ज़्यादा ईजी है। 2x स्क्वायर प्लस का तो ले लो 4x,
और माइनस का ले लो 3x। हो गया काम? हो गया। कैसे कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस 12x² आ रहा दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि हमें 12x² ही चाहिए था। फिर दोनों का आपस में सोल्व करते हैं तो 4x में से 3x जाते हैं तो x बचता है, बिल्कुल x ही बचाना था। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से कर लो। बन गए 2 2 के जोड़े। इस जोड़े में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और एक x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, सिर्फ बचा x। जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड करना होता है। यस, x से x खत्म, 2 2 जा 4, ये लो साहब 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ जो साइन है वही साइन लगा दो। क्या कॉमन है? ओनली 4, 3 कॉमन है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया तो x आएगा प्लस का, माइनस माइनस से आपका पता है प्लस हो गया, और 3 दूनी 6। ध्यान रखना है ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम आएगी। जैसे देख लो अपने फर्स्ट में भी बिल्कुल सेम आई थी। जब तक ये अगर सेम नहीं आ रही तो वापस जाके चेक कर लेना, दोनों सेम आनी चाहिए तभी सही है, वरना गलत है। ठीक है, तो एक बार जो बाहर वाली वैल्यू ले लो 2x - 3 ले लिया, ठीक है, और एक बार ब्रैकेट के जो अंदर है ये लो x + 2 बराबर 0। बारी बारी कंपैरिजन करवा दो, 2x - 3 बराबर भी 0 और x + 2 भी बराबर भी 0। तो ये हो जाएगी 2x बराबर 3, भाई 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। आपको पता नहीं 2 नीचे आ जाएगा, वैसे ही x बराबर ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर द रूट्स आर 3/2, -2। ठीक है, आपका आंसर है। यानी कहते हैं मूल जो होंगे वो 3/2, -2 हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर। अब देखो थर्ड, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर में 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। सेम वही सिस्टम अपना, तो क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन को मन में करना है, तो √2x² × 5√2 बहुत शानदार है। √2 ओनली 2, जो मैं आपको MV क्लासेस 2.0 के ऊपर रूट का अलग सेपरेट वीडियो बना के बता चुका, उसको भी पिन कर देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। फर्स्ट कमेंट में आप जाके देख लेना। अंडर की कोई भी डाउट हो तो फर्स्ट कमेंट में, जैसे आप कमेंट करने जाते हो ना, तो फर्स्ट कमेंट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके उस चैनल के ऊपर जाके देख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखें √2 ओनली 2, मतलब पहले √2 को मल्टीप्लाई करो तो ओनली 2 और इंटू 5, ये जो 5 बच गया ना, ये फिर इंटू x², तो कुल मिला के 10x² आ गया। हालांकि इतना सब करना नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो इन दोनों का गुणा कितना आ गया, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10x² आ गया। मतलब हमें 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि उनका सम करने पर तो 7x हो जाए और गुणा करने पर √10 क्या नाम 10x² हो जाए, जो भी अपन ने किया भी था। तो देख लो पहले 5x और 2x 7x भी हो रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 10x² भी हो रहा है, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई था, अभी अपन ने करा भी था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो तो ईजी है, टुकड़े करना तो इसमें ईजी था, लेकिन फैक्टर बनने के बाद कॉमन लेना बहुत मुश्किल है। ये ध्यान समझना। इस दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। x से x खत्म, तो पीछे क्या बचा? √2 और एक x बच गया, क्योंकि 2x है ना, इसलिए। फिर प्लस का प्लस, x से x खत्म, सिर्फ 5 बच जाएगा। ओके, अब यहां पर इश्यू है सबसे बड़ा, ध्यान से समझना है आपको, बहुत ज्यादा गहरा क्वेश्चन है। क्या? यहां पर 2 है, यहां पर 5√2 है। एक बात बता दो, हालांकि अपने वो वीडियो देख लेना, भी पिन कर दिया उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ये रूट वाली सारी बातें लिखी हुई है। इस 2 के अंदर क्या छुपा हुआ है? इस 2 के अंदर √2 × √2 छुपा हुआ है। भाई √2 × √2 हुआ तभी तो 2 बना। यस, और 5√2 के अंदर भी √2 है। ध्यान से, इस 2 के अंदर √2 × √2 छुपा हुआ है, और 5√2 में भी √2 है। इसका मतलब ये 2 नहीं है, ये √2 × √2 है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? साफ साफ पता चल रहा है कि √2 कॉमन लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो यहां √2 कॉमन ले लो। ये तो मैं आपको ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप चाहो तो साइड में लिख लेना, लेकिन अभी रफ कर रहा हूं। तो अब सुनो, इसमें आपको पता है 2 में √2 × √2 छुपा हुआ था, एक √2 से एक √2 कट गया, फिर भी अंदर √2 तो एक बच गया और x का x है, क्योंकि 2 के अंदर 2 बार √2 × √2 है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो उससे एक डिवाइड कट गया तो एक तो बच गया, प्लस √2 से √2 खत्म, 5 का 5। एक बात बताओ, क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है? कि यस आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। मतलब ये और ये बिल्कुल वैल्यू डिट्टो सेम आनी चाहिए। अगर सेम साइन भी गलत है तो गलत है, आप वापस चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो अपने आप को चेक करने का जरिया भी एक है। अब बाहर जो कॉमन लिया था वो लिख दो एक बार, तो x + √2, ठीक है,
और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 बराबर 0 हो गया और √2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का √2, भाई √2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये √2x बराबर माइनस का 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/√2। ठीक है, तो वापस वही आपके रूट्स बन गए, देयर आर रूट्स आर, यानी कहते हैं मूल कितने हो गए, √2 माइनस का 5/√2। ठीक है, लाइन वापस वही लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो √2 है माइनस का और एक माइनस का 5/√2 है। ठीक है, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, ध्यान से पढ़ना आपको जरूर है इसको। चौथा है, अच्छा ये 1/8 है भाई, ये ऐसा लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8, इस ओब्लिक का मतलब अपॉन में है वो। ठीक है, बराबर 0। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि कभी भी वैल्यू वन लाइनर बनानी है अपन को, ये अपॉन में मतलब वो जो गुणनखंड है ना, फैक्टराइजेशन नहीं लगता है, मुश्किल पड़ता है, इसलिए इसको हमेशा वन लाइनर बनाना है, वन लाइनर। तो वन लाइनर बनाने का एक ही जरिया है, इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो और इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 16x² माइनस 8 और ये हो गया 8x। मतलब करते हैं क्या, नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। फिर 8 का 8 में एक बार, ये हो गया 1। ठीक है, बराबर 0। इसको इधर किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, और ये बचा सिर्फ अपना 16x² माइनस 8x प्लस 1 और ये हो गया 0 बराबर 0। ये तरीका है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछा गुणा कर लो, इसको इससे करने पर तो ये आ गया, इसको इससे करने पर 0 आ गया। ठीक है, ओके, ये बन गया अपने। अब इसके मिडिल में स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेहद आसान है, 16x², इन दोनों का गुणा मन में कर लिया ना, कर लिया, 16x² हमें चाहिए, और इस 8x के ऐसे दो टुकड़े करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब तो 16x² हो जाए, और दोनों को आपस में प्लस करूं तो माइनस का 8x हो जाए। बिल्कुल हो रहा है, और प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है। ठीक है, 4 4 जा 16 और x से x कट गया, फिर भी एक x तो बच गया, और 4x से 4x माइनस माइनस लगा दो 1 टाइम, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लगा दो, माइनस है माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 4x प्लस का आ गया। फिर -1 का +1 में तो -1 टाइम जाएगा, बराबर 0। क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, क्या बिल्कुल सेम है, 4x - 1 4x - 1। तो एक बार तो बाहर वाली वैल्यू लिख दो 4x - 1, और ये तो खैर दोनों ही सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4x - 1 को 0 के साथ कंपैरिजन, यहाँ पर भी 4x - 1 को 1 के 0 के साथ कंपैरिजन, तो 4x की वैल्यू 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहाँ पर भी 4x बराबर 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए 1/4, 1/4, दोनों ही सेम ही, आपका ये आंसर आ गया। शानदार क्वेश्चन है ना, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको करना है। अब देखो पांचवा पार्ट, वही वापस सेम टू सेम है, 100x² लेना है अपन को। फर्स्ट और थर्ड देख लिया ना, यस, तो 100x² लाना है, और 20x ऐसे टुकड़े करो कि वो दोनों टुकड़े 100x² ला दे, और प्लस माइनस करने पर 20x भी बचे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता ही है कि यहाँ पर अपन 10-10 ले सकते हैं, बिल्कुल सही बन गया 1 सेकंड में। नहीं आता तो फिर ऐसा बना लेना जो मैंने आपको कहा भी था, अगर बड़ी वैल्यू हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 होता है ना, तो 100 से कर लो, ये 50, ये किया तो 25, ये 5 किया तो 5, और ये 5 किया तो 1 तो 25, और ये 4, ये तो जोड़ नहीं बनेगा, खैर 10-10 बन गया, 10 और 10 10 के जोड़े बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी किया जा सकता है, आराम से आपको कर लेना। ठीक है, चलो अब क्या है, 100x² में तो कोई चेंज होगा नहीं, माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। 10 से 10 110 बार खत्म हो गया, आपको पता है जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 10 से 100 कट गया 10 बार, x से x कट गया तो 10x आ गया, 10x से 10x 1 टाइम, ओके। फिर यहाँ माइनस है, क्या लगा दो माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन है तो 1 लेना है, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। -1 का जब 10x में डिवाइड किया तो प्लस का 10x हो गया, -1 का जब प्लस में किया तो -1 हो गया। क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, क्या 10x - 1 10x - 1, यस बिल्कुल सेम है, तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक बार बाहर की वैल्यू 10x - 1 और ब्रैकेट के अंदर भी 10x - 1 बराबर 0 हो गया, तो वही सेम टू सेम चीज़ है, 10x - 1 बराबर 0 के साथ कंपेरिजन, इधर भी 10x - 1 बराबर 0 के साथ कंपेरिजन, मतलब इसको 0 के साथ, इसको 0 के साथ कंपेयर करना है। तो 10x बराबर
ये 1 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। ऐसे यहाँ भेज दो 10x बराबर 1, तो इसे भेज दिया और भेजते ही ये 1/10। तो मतलब जो गुणांक इसका नाम जो इसके रूट्स बन गए वो 1/10, 1/10 बन गया, आपका आंसर आ गया ना। तो कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शानदार है, आराम से आप प्रैक्टिस करनी है, कोई भी कुछ गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 पार्ट थे इसका जो अपन ने किए, बहुत शानदार तरीके से आपको आराम से उतारना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। अब अपन लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, और अब जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि ये वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वहाँ तो सीधे सीधा क्वेश्चन आपके आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। जो आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है ना, उसको मैं लिख दिया है, ये एग्जाम्पल है। बात एक ही है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे आर नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। यानी कि जॉन और जीवंती दो हैं, उनके पास में कुल मिला के 45 कंचे थे, मार्बल थे, दोनों 5-5 कंचे खो देती है, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 रह जाता है, संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास में स्टार्टिंग में कितने कितने कंचे जो है वो थे, ठीक है। तो आराम से देखेंगे अपने सोल्यूशन। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जॉन और जीवंती नाम के 2 जने हैं, इनके पास में कुल मिला के 45 कंचे हैं। हमेशा आपको ऐसा मानना है, आप अपने ऊपर ले लो कि आप जैसे कोई 2 भाई हो या फिर 2 बहन भाई हो, 2 जने, आपके पास में ये मैं कह दूं कि आप दोनों के पास मिला के 45 रुपये हैं, 45 रुपये हैं मान लो। तो अब ये बताओ कि किसके पास कितने, किसके पास कितने, नहीं पता। तो मान लेते हैं किसी के पास में x है, तो दूसरे के पास में कितना होगा, 45 माइनस एक्स, उस वाला। भाई 45 माइनस उस वाले, जैसे मैं हूँ एक आप हो, अपन दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास अगर x है तो आपके पास कितना होगा, 100 माइनस मेरे पास जो है x, 100 माइनस एक्स, ये तरीका होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या सोल्यूशन हो जाएगा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में 45 कंचे हैं। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेना आप, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या वह सपोज x, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ जॉन वह x है। और मैं बात करूँ जीवंती की, ये लो साहब जीवंती, तो जीवंती के पास में कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, ठीक है। अगर जॉन के पास में x है, जीवंती 45 माइनस एक्स है, दोनों के पास पता चल गया। अब दोनों 5-5 खो देते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम, ये लाइन आप लिख देना, बोथ ऑफ देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स जो है वो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है। यानी जो दोनों है वो दोनों 5-5 मार्बल जो है खो देते हैं। क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो अगर 5-5 मार्बल खो देंगे तो अब बताओ जॉन के पास में कितना होगा, x तो उसके पास में थे, 5 खो दिए। वैसे ही जीवंती के पास में कितना होगा, तो जीवंती के पास में 45 माइनस एक्स तो थे, 5 फिर खो दिए। तो 45 में से 5 लगे, 40 माइनस एक्स तो 40, 40 माइनस एक्स इसके पास है, जॉन के पास में x माइनस 5 है। ये अपन को कन्फर्म पता चल गया। और अब वो कह रहा है अब उनके पास कंचों की जो संख्या का गुणनफल जो है अब, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट, ये देखो साफ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, यानी कि कंचों का, ठीक है, कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो है 124, 124 है, ठीक है, साफ साफ लिखा 124। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास में कितने कितने कंचे हैं। तो देखो जॉन के पास में कितने हैं, जॉन के पास में x माइनस 5 है, जीवंती के पास में कितने हैं, 40 माइनस एक्स है। इन दोनों का गुणनफल तभी तो मैंने प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का मतलब ब्रैकेट, ये गुणा ये, और वो ही 124 है। अब अपन नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसको ताकि इजी पड़ जाएगा। x माइनस 5 है, x माइनस 5 है और 40 माइनस एक्स है, वही 124 है। अब x को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया एक बारी, तो ये हो गया 40x, है ना। कैसे करेंगे लिख के बता देता हूँ पूरा प्रॉपर, यानी x को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, फिर -5 को भी 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, और वही 124 है। इसको इसने किया तो 40x हो गया,
इसको इससे किया तो x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, -5 को 40 से किया तो 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू एक्स 5x हो गया और 124 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख लो, ठीक है, 40x और 40 ये 5 हो गए ना, तो ये हो गया 45x, ध्यान से समझना। और ये आपका 200 अपनी जगह ही है, 124 को भी अंदर ले आओ, वो हो जाएगा माइनस का बराबर 0, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर और 45x का 45x ही है, और 200 में से 1 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 324 हो गए, 324 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 200 300 324 हो गए। अब एक काम करो, मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर जब शुरुआत में माइनस का रहता है तो कोशिश करो प्लस का बना लो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 45 माइनस का हो गया 324 प्लस का हो गया बराबर 0। अब ये माइनस इधर जाके खत्म हो गया, मतलब वो 0 के साथ में कंपेयर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये एक तरीका है जब अपन को कोशिश करनी है एक्स स्क्वायर को अपन क्या ले लें, एक्स स्क्वायर शुरुआती एक्स स्क्वायर को अपन क्या ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, और क्या है, ठीक है, बहुत ईजी पड़ जाएगा बराबर 0। इसके वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। 324 के टुकड़े कर लो भाई, ये 324 है, 2 से किया तो 162, फिर 2 से किया तो 81, फिर 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। आराम से जोड़ो से मतलब ही नहीं, अपन को 45 लाना चाहिए कुल मिला के, तो आपकी आराम से देखो 45 आ जाए। ये अगर मैं देखूँ तो 27 है, और ये आपका 6 और 12 है, 12 और 27 कितने होते हैं, ये तो ज़्यादा हो गए भाई, ये तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, ये टुकड़े नहीं बैठेंगे, तो फिर कौन से बैठेंगे, 3 3 9 9 3 27 54 भी नहीं, 54 माइनस 4 ये नहीं बैठेंगे, तो 4 3 12 3 36, 36 और 9 बैठ गए, 36 और 9 कितने हो गए, 9 9 और 6 15, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा तरीके दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब 36 और 9 बैठ जाएंगे, ये प्रॉपर टुकड़े बैठ गए। एक्स स्क्वायर माइनस का तो 36 है, माइनस का ये 9x है, प्लस 324 में बिल्कुल नेचुरल प्रॉपर तरीके से कराने की मेरी आदत है। कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल पहले से रट के आते हैं, फिर आपके सामने करा देते हैं कि ये टुकड़े होंगे, नहीं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं भी सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचो, बिल्कुल नेचुरल एकदम प्रैक्टिकल। यही आप सोचते, एक बारी में कौन सोच सकता है जो पहले रट के आता है, वरना तो फिर एक बार प्रैक्टिस करेगा। तो प्रैक्टिस कर ली, दो के जोड़े बन गए, ये x ले लिया कॉमन, तो x के x कट गया तो फिर भी एक x बच गया, माइनस x से x बच गया तो 36 हो गया, ठीक है। इन दोनों में क्या, ये जो साइन है ना वो तो साइन लगा दो। अब हमें एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है, आपको ये तो कंफर्म पता है कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आती है। देखो गजब की ट्रिक बताता हूँ, x माइनस 36 है यहाँ ब्रैकेट में, x माइनस 36 पक्की बात है, ये का ये यहाँ आएगा, ये तो 100% गारंटी की हमने टुकड़े सही कराएं, फैक्टर सही कराएं। तो अब यहाँ पर कॉमन लेना बहुत ईजी है। एक ऐसा नंबर सोचो जिससे आप बताओ कि मैं क्या कॉमन लूँ कि 9x से हमें x मिल जाए, तो सीधी सी बात है 9 लूँगा भाई, तभी तो 9 से 9 कटेगा ना वन टाइम, ये है तरीका। तो ये चीज़ मतलब ये यहाँ आएगी, तो ऐसे सोचो कि x कैसे आएगी, x तब आएगी जब 9 कॉमन लेंगे, तो माइनस तो माइनस हो गया प्लस, और 9 से 9 कट गया, फिर ये माइनस अब उसके साथ में गया तो लग गया प्लस माइनस माइनस, और देख लो अपने 9 3 27, 9 3 27, बच गया आपके 5 और 9 6 54, आराम से। वैसे करने की जरूरत भी दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो एक बारी तो जो अपने बाहर कॉमन लिया था x माइनस 9 वो लिख दो, और एक बार ब्रैकेट वाली भी लिख दो, x माइनस 36 बराबर 0, यानी कि x माइनस 9 बराबर भी 0 के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, और x माइनस 36 को भी 0 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब आपके दिमाग में आ रही है कि x की वैल्यू दोनों सही है, हाँ बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि माइनस में है दोनों प्लस में, तो यहाँ पर एक चीज़ बनेगी फिर कि x जोन जीवंती है, तो x की अगर अपन x जोन को माने तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 9 सही है, एक बार 9 मान लेते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कि 36 हो जाएगा। लेकिन अब कोई गारंटी थोड़ी है भाई, ये क्या पता आपने माना था जॉन के पास x है, क्या पता जीवंती के पास x होता तो भी सही है। तो क्या हो जाता, मान लेते हैं कि जीवंती के पास, जीवंती के ऊपर होती जॉन की जगह, तो जीवंती के पास 36 हो जाते, और इसके पास 45 माइनस 36 यानी कि वो क्या हो जाते आपके 45 माइनस 36 यानी इसके पास 9 हो जाते। तो बात एक ही है, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, 9 36 या 36 9, ठीक है, या तो 9 36 है, यानी कि जॉन के पास आप कह सकते हो दोनों ही सही आंसर है, कि जॉन के पास में भी 9 हो सकते हैं तो 36 हो सकते हैं, ऐसे जीवंती के पास में भी
जो हैं वो 36 हो सकते हैं तो 9 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है ना, कंफर्म है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से अपन ने इसको कर लिया। एक इसी का और है, ये सेकंड और है, ये भी इसी का ही है, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल से हम लिए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपकी बुक में हूबहू दे रखे हैं, इनको अगर ढंग से समझ लेते हो ना तो आपके लगभग ये एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुश्किल है, और वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही होते हैं, ध्यान से सोच करना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझो, एक कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। अब कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ पर सीधी सी बात है, बर्तन खिलौने कुछ टॉयज वगैरह बनते हैं, ये बन रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन में कुछ खिलौने जो बनाए जा रहे हैं, निर्मित करने मतलब बनाए गए, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अब हमें नहीं पता कि उस एक दिन में कितने खिलौने बनाए, तो मान लेते हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री ए नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, लेट नंबर ऑफ टॉयज, ध्यान से समझना ना, टॉयज इन ए डे, माना कि जो ये खिलौने हैं, माना कि एक दिन में जो खिलौने हैं वो बनाए, सपोज एक दिन में खिलौने बनाए या निर्मित करे, बात है कि बनाए, वो सपोज मान लेते हैं एक्स, मान लें कि एक दिन में जो खिलौने बनाए वो एक्स है, निर्मित जो करें एक दिन में निर्मित किए खिलौनों की संख्या एक्स है, मान लिया। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, ईच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन, बहुत गजब की बात तो ये है। अब आप जैसे कोई ऐसा, इसको बहुत ईजी समझो, आपके पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आप वहाँ पर खिलौने बनाने का काम कर रहे हो, उस आपकी फैक्ट्री में आपने कोई पर्टिकुलर डे एक दिन एक्स खिलौने बनाए। अब भाई खिलौने जब बनाओगे तो खिलौनों की लागत भी तो आएगी भाई, पूरी लागत देख के तभी तो उसको बेचोगे ताकि मुनाफा होगा। ठीक है, तभी तो काम करोगे, वरना घाटे में जाके कौन काम करता है। ठीक है, ये तो पर डे अपने जो है खिलौने बनाई जो संख्या हो गई, माना कि एक्स खिलौने बनाए। ठीक है, अब उसकी लागत कितनी, मतलब उसकी कॉस्ट कितना क्या पर डे, क्या खिलौना एक टॉय कितने खिलौने के आपके खर्चा बैठ रहा है, तो इसमें साफ कंडीशन लिखी हुई है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने की जो कॉस्ट है वो एक कंडीशन में दे रखी है कि 55 में से माइनस करना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त होगा उसके बराबर खर्चा बैठता है। बहुत इजी, गजब की लैंग्वेज है, अब गजब की लैंग्वेज है। माना कि एक्स खिलौने बनाए जाते हैं एक दिन में, ठीक है, अब उसने कहा कि उसकी जो खिलौनों की लागत है, कॉस्ट है, वो है 55 में से ये जो खिलौने बनाए उतनी ये लागत है, 55 माइनस एक्स। ठीक है, देखो साफ लिखा हुआ है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। जो हमने शुरुआत में माने थे ना, ये घटाने पर जो मिलेगा वो पर डे कॉस्ट है। ठीक है, तो यही लाइन लिख देनी है अपन को यहां पर, क्या कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, बस। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खिलौने की जो लागत है वो कितनी है अपने पास में, 55 में से एक दिन के इसको घटाने पर, बस वो रुपीज के अंदर है, वो इसकी लागत है, कॉस्ट है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750, वो दिन यही है, माना कि एक दिन में खिलौने बनाए थे एक्स। ठीक है, अब इसको बहुत गजब की सोचनी है आपको। एक्स का मतलब आप एक्स मत सोचो, मैं एक तरीका बताता हूं। सपोज आप एक पेन लेने गए एक शॉप पर, उस दुकानदार ने कहा कि एक पेन जो है ना वो 10 रुपए का है। आपने कहा ठीक है डन, लेना है हमें, 10 रुपए का पेन है। तो आप, दुकानदार ने कहा कितने लोगे, आपने कहा 5 दे दो अंकल। 5 पेन आपने लिए, तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी, मतलब 5 × 10 आपने करते ही 50 रुपया बोल रहे हो, सही बोल रहे हो ना, 50 रुपये, मतलब 5 पेन लिए, हर पेन 10 रुपये का, तो मल्टीप्लाई किया आपने, 50 रुपये आ गए। सेम डिटो, एक खिलौने जो है एक दिन में खिलौने बनाने पर एक्स, और हर खिलौने की लागत है ये। तो एक बात बताओ, वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं कंप्लीट उसके लिए, कुल खर्चे के लिए। तो देखो कुल लागत ध्यान से समझना, यानी कि टोटल कॉस्ट दे रखी है 750 रुपये। ये देखो साफ लिखा 750 रुपये, 750। ये 750 जो हैं
ये वही हैं क्या कि ये तो हैं पर डे जितने खिलौने पैदा किए थे, ये इनटू यानी कि ये पेन 10 रुपये का पेन इनटू 5 पेन यानी कि 55 माइनस एक्स। समझ में आ गई ना? बस ये ही 750 है। बात समझ में आ गई? मतलब 10 रुपये का एक पेन, 5 पेन लेने हैं, कुल मिला के 50 रुपये। सेम वही है, एक्स खिलौने हैं, हर खिलौने की ये लागत है, कुल मिला के 750 का खर्चा। बस बहुत ज़्यादा इजी, इसलिए प्लस मत करना, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 55x 55x और x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 750। बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 55x अपना प्लस का ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 750 को अंदर ले आओ बराबर 0। कोशिश कर लो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 55x माइनस का हो गया, 750 प्लस का हो गया बराबर 0। आपको पता है माइनस उधर जाके कोई ख़त्म हो जाएगा साफ साफ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। एक बार चेक कर लो, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 55 750 प्लस का, हाँ ठीक है। अब वही सेम टू सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड विधि से टुकड़े कर लो। ये लो साहब 750, सबसे पहले 2 से 2 3 6 2 3 6 बच गया 1, 2 7 14 और 2 5 10। फिर आपके देखो ये जाएगा 3 का, चल जाएगा 3 का करेंगे तो 1 2 और 5, फिर 5 का जाएगा अब तो 25, फिर 5 का किया तो 5 और 5 का किया तो 1, ठीक है। कुल मिला के 55 आने चाहिए टुकड़े में, तो ये 25 और अपन 15 30 करें तो हाँ हो गया 15 और 30 और 25 हो गए ना 55, बिल्कुल सही है। तो टुकड़े करना मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप करो, कोई दिक्कत, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप कर सकते हो। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x 25x प्लस 750, ठीक है, क्योंकि माइनस का 30 और माइनस 20 और माइनस के 55 माइनस के 55 हो गए। समझ में आ गई आपकी बात? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस माइनस माइनस को माइनस की वैल्यू रखने, इस दोनों पर माइनस का रख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, जो लेंगे उससे कट जाएगा, बारी बारी डिवाइड करना है उसको, कॉमन लेने के बाद में x से x खत्म तो फिर भी x तो बच गया और x से x खत्म तो 30 बच गया, ठीक है। इन दोनों में यहाँ जो साइन है वही साइन लगाना होता है, और सीधी सी बात है, ये गारंटी है ब्रैकेट के अंदर तो x माइनस 30 ही बचेगा, पक्की बात है। एक बात बताओ, यहाँ पर 25x है, यहाँ पर x बचाना है, तो क्या कॉमन लूँगी x बचेगा, सीधी सी बात है 25 ले लो, 25 से 25 कट जाएगा तो सिर्फ पीछे x ही बचेगा और माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 25 3 75 और 0, बिल्कुल सही से जा रहा है, दोनों सेम आ रहा है, x माइनस 30 तो एक बार जो कॉमन लिया था वो लिख दो x माइनस 25, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख दो x माइनस 30 बराबर 0। बेहद आसान है। अब क्या करो, x माइनस 25 को 0 के साथ कंपेयर कर लो, और आप 25 को x माइनस 30 को भी 0 के साथ कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 25 प्लस की, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। तो x की 25 x की 30 आ गई। पूछा क्या था, पूछा था कि खिलौनों की लागत, सेम वही चीज़ होगी भाई, क्या दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 25 लेता हूँ तो 25 हो जाएंगे आपके खिलौने बनाए 25, और जो उनकी लागत है, पूछा क्या था, हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या, और बस सिर्फ संख्या पूछी है, तो संख्या दोनों हो जाएगी, 25 भी सही है और 30 भी सही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है अपन x किसको माने, ठीक है ना भाई, x किसको माने, एक ही बात है, तो ये चीज़ है। और वो अगर कॉस्ट पूछता तो 55 माइनस x हो जाता है ना। ये तो है नंबर ऑफ टॉयज़, ये तो है नंबर ऑफ टॉयज़, खिलौनों की संख्या, ये क्या है, खिलौनों की संख्या है। अगर वही हालांकि पूछ ही नहीं है, अपन आगे एक कदम आगे चल रहे हैं, लागत पूछता, कॉस्ट पूछता, तो क्या हो जाती, 55 माइनस एक बारी 25 लेते तो 55 माइनस x हो जाती, यानी कि 30 रुपये हो जाते। या फिर आप 55 माइनस 30 रखते तो 25 हो जाते। उसमें क्या है, क्योंकि x दोनों ही सही है भाई, x अपन ने तो x माना, अपन को क्या पता कौन क्या है, मान के चलना पड़ेगा, दोनों ही वैल्यू सही थी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दोनों ही सही है, 25 भी सही 30 भी सही। तो ये चीज़ है, बहुत शानदार क्वेश्चन, दोनों अपने क्वेश्चन जो है ना वो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखे थे, वहां से अपने लिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में 3 देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और आपके गुणनफल जो हो वो कितना हो, वो आपका 182 हो। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से समझो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता हो कि जब आपसे
कोई दो संख्याओं का सम पूछे या प्रोडक्ट पूछे, यानी फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 182, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि वो दो संख्याएं कौन सी है? नहीं पता। ठीक है, तो सोल्यूशन अपन ये करेंगे, माना कि फर्स्ट जो नंबर है, माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर इज, वो कितना हो जाएगा? सपोज हो जाएगा x। पहली जो संख्या वो सपोज x है, तो दूसरी कितनी है? तो सेकंड नंबर इज, ठीक है, सेकंड नंबर इज, वो कितना हो जाएगा? वो 27 माइनस एक्स, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 27 माइनस एक्स क्यों हुई, इसके पीछे लॉजिक समझो। पहली बात उसने क्या कहा कि दो संख्याएं ज्ञात करो, ये दोनों का योग 27 है, सम 27 है। ऐसा मानो कि आपके पास में कुल मिला के 100 रुपये हैं, और वही वाली सेम चीज़ कि ए और बी दो जने थे, इन दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं। तो अब किसके पास कितना रुपये पता है क्या? नहीं पता। तो मान लेते हैं कि ए के पास अगर एक्स है तो बी के पास 100 माइनस इस ए के पास जितना है उतना, 100 माइनस एक्स। तो यही कुछ तरीका रहता है कि कुल मिला के दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो मान लेते हैं अगर पहली संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स है, बस ये पैच, क्योंकि कुल मिला के 27 है। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट वो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है, तो लिख दो, चलो वो भी ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, स्टार्ट में अच्छा बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दोनों संख्याओं का गुणन, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? वो है 182। अब दोनों संख्याओं के नीचे दोनों संख्याएं लिख दो। दोनों संख्या कितनी? पहला नंबर तो है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई, भाई ये x है और ये 27 माइनस एक्स है, और वही आपका 182 है। अब बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। x को 27 से करोगे तो 27x, ठीक है, फिर x को x से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसके बाद में क्या कर लेंगे? सिस्टमेटिक ढंग से एडजस्ट कर लो। मैंने कहा था ना, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर 27x लिख लो, फिर 182 को अंदर ले आओ तो बराबर 0 माइनस का हो जाएगा अंदर आके। कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 27x आपका माइनस का हो गया, 182 आपके प्लस का हो गया। ये माइनस प्लस जाके 0 हो जाना है, कोई कुछ भी नहीं बचना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इस 182 के टुकड़े कर लो, फैक्टर कर लो, तो आपको पता ही है 2 से करोगे तो 9 और 1, फिर आप 3 से कर लो, 3 से नहीं जाएगा, सॉरी 7 से कर लो, 7 से करोगे 13 और 13 1 हो गया, ठीक है, हो गया एडजस्ट। तो ये आपके हो जाएंगे 13 और 14, दोनों का बिल्कुल सही बात, 13 और 14 टुकड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का ही 13x प्लस 182 और बराबर 0 का 0 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बच जाएगा, या माइनस तो माइनस लगा दो, यहाँ पर 13 कॉमन ले लो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो माइनस से माइनस कट गया, 13 1 टाइम, माइनस से प्लस माइनस, और 182 में 13 14 टाइम जाता है। आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गारंटी है कि यहाँ जो वैल्यू आई है वो क्यों इस ब्रैकेट में आएगी, x माइनस 14 आएगा। तो एक बार जो कॉमन लिया था वो लिख दो, x माइनस 13, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 13, ठीक है, 1 मिनट के लिए वापस करता हूँ मैं इसका एडजस्ट, देखो हाँ इसको इधर कर देता है पर, हाँ तो देखो x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0। तो x बराबर 13 हो गया और इधर हो गया आपके x बराबर 14, यानी x की वैल्यू दोनों ही आ गई, 13 भी सही है और 14 भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहली संख्या को x माना था, दूसरी 27 माइनस एक्स माना था। उसने वही तो पूछा कि दोनों संख्याएं क्या होगी, हमारे पास जगह कम है। तो एक काम करते हैं, एक काम करो, मैं नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ आपको, या फिर एक सेकंड रुको, लास्ट पेज खाली होगा शायद इसका, हाँ यहाँ करा देता हूँ। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी अपने x, दूसरी 27 माइनस एक्स। पहली जो संख्या है, फर्स्ट नंबर जो है वो था x, और जो सेकेंड नंबर है, दूसरी जो संख्या है वो है 27 माइनस एक्स। यही थी दो संख्याएं, ठीक है। तो आपने अपने वैल्यू जब निकाले तो कितनी आई? 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 हमारे पास आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये अपन क्या करेंगे, x बराबर अगर 13 रखेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 13, और सेकेंड नंबर हो जाएगा आपके 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो जब आप x की वैल्यू 13 रखते हो तो फर्स्ट नंबर 13, सेकेंड नंबर 14, या फिर आप x की जगह 14 रखते हो तो वही सेम टू सेम चीज़ हो जाएगी।
ये आपके 14 हो जाएगा और ये आपके 13 हो जाएगा। तो बात एक ही है, पहली संख्या दूसरी संख्या 13 14, मतलब आंसर क्या होंगे 13 14 या फिर 14 13, 13 13, ठीक है, सॉरी 14 13, दोनों ही सही है। समझ में आ गई, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है और जब x की वैल्यू पॉजिटिव आती है दोनों ही हमारे लिए सही हो जाती है। समझ में आ गई। ये था बहुत गजब का क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट। चौथा देखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है, बस इसमें वापस वही चीज़ है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। बहुत शानदार। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, वापस वही बात है जो अपने पहले भी सीखी थी, और इसका छोटा सा वीडियो अलग से मैंने आपको कहा भी था कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर का आपको जरूर देखना है, वो आपने देख भी लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का था, मतलब वो आपके क्रमागत संख्याओं की बहुत गजब की मैंने पीएचडी आपको करवाई थी, वो जरूर आपको देखना है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर बी एक्स। माना कि पहली क्रमागत संख्या वो सपोज एक्स है। ठीक है, ओके। ऐसे सेकंड, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर वो हो जाएगी x+1। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। पहली x है, दूसरी x+1 है, और फिर उसने कहा कि इनके वर्गों का योग, इनके स्क्वायर का सम, मतलब ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या है कि जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर और दूसरी है x+1 का स्क्वायर। उसने कहा क्या, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम जो है वो आपके 365 है। बेहद आसान है, क्वेश्चन में जो डिमांड थी रख दी अपन ने, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² + 2ab। मैंने जानबूझ के फॉर्मेलिटी की है, आपको भी पूरी लिखनी है, और यहाँ पर लिखना भी है कि आपने क्या लगाया है, आपने a+b का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके x² + x², 1 का स्क्वायर 1 + 2x × x, तो ये 2x = 365 हो गया। फिर x² और x 2x², भाई एक x² और एक 2x² प्लस 2x लिख दो, फिर बराबर +1 तो है ही, और 365 को अंदर ले आओ बराबर 0, तो 2x² + 2x - 364 बराबर 0। अब मैंने कहा था कि सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी है, गुणनखंड तो करना ही है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना ही है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ये भी सोच सकते हैं आप कि अगर किसी में कोई वैल्यू कॉमन जा रही हो तो अपन को कॉमन भी लेना है, लेकिन कॉमन जो वैल्यू ले रहे हैं आप वो तीनों में जानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल जा रही है, तीनों में कॉमन है 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, x² बच गया, फिर 2 से 2 गया तो सिर्फ x बच गया, और 2 1 = 2, 2 8 = 16 और 2 2 = 4 बराबर 0। तो x² + x - 182 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 2 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बन गई। इसकी अपन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। तो पेज है हमारे पास में आराम से, x² + x + x - 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। एक बार चेक कर लो, x² + x - 182 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड विधि से बीच के दो टुकड़े करेंगे, 182 के फैक्टर निकाल लो, वही 13 14 होंगे, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे आपको याद होगा 9 और 1 जो भी पीछे किया था। ठीक है, फिर 7 से करोगे तो 13, 13 से करोगे तो 1। ठीक है, 13 और 14 टुकड़े हो गए, यानी कि 13 और 14 इसके टुकड़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x यहाँ पर ले लो, x² था ही 14x - 13x, 14x में से 13x जाएगा तभी 1x बचेगा, -182 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो x + 14 हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ माइनस है क्या, तो माइनस लगा दो, 13 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो x बचा, माइनस से माइनस कट गया तो 14 बार प्लस हो जाएगा, 14 बार जाएगा। वैसे दोनों सेम आ जाने चाहिए, सेम आ रहे, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। मतलब ध्यान रखो कि यहाँ पर जो साइन होता है ना, इस जगह जो साइन है वही यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचना जो दोनों में कॉमन हो। अगर नहीं सोच पा रहे तो आपको अंदाजा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आएगा,
अब बताओ 13x में क्या कॉमन लेंगे, पीछे x बचे, सीधी सी बात 13 कॉमन लेंगे, तो 13 का 13 पूरा कॉमन ले लो, 13 से 13 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का x बच गया। वैसे माइनस से माइनस कट गया और 13 का 182 में 14 बार 14 टाइम गया, बिल्कुल सही है। एक बार जो कॉमन लिया था x माइनस 13 लिख दो और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 लिख दो बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 और यहाँ हो जाएगी x बराबर माइनस का 14, भाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 13 आ गई और 14 आ गई। अब बात क्या चल रही थी कि कॉन्जुगेटिव लेना बट पॉजिटिव लेना, मतलब धनात्मक लेना है, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं लेना, मतलब ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक है, और ऋणात्मक हमें नहीं लेना, ठीक है, ऋणात्मक हमें नहीं लेना क्योंकि हमें धनात्मक लेना जिसकी आंसर प्लस में हो, ठीक है, ओके। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे अपन, देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर वो हो जाएगा आपका x, यानी कि वो आपका 13, ठीक है। तो पहली संख्या होगी 13 और जो सेकंड है, सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर वो हो जाएगा आपके x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि वो हो जाएगी 14, ठीक है। यानी जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी क्रमागत संख्या वो हो जाएगी आपकी 14 और पहली क्रमागत संख्या हो जाएगी 13, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन अपना ये भी कंप्लीट हो गया। अब है पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यानी कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस इज बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड अदर टू साइड्स। पहली बात तो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज। आप पहले से बना लो, बना लिया, ये लो साहब ए बी और सी, कैसा है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर दिखा दो। अब वो कह रहा है कि समकोण की ऊंचाई है ना, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, मतलब जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, वो इसके बेस से 7 कम है। क्या आपको पता है क्या बेस कितना? मैंने कहा था ना जिससे कंपैरिजन किया जाए, बेस से, बिल्कुल। तो लेट द बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है, वो सपोज है x। माना कि समकोण त्रिभुज का लिख देना, समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो x मीटर है, x मीटर है सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अगर वो x सेंटीमीटर है आधार बेस, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, इसकी लैंग्वेज बोल देते हैं अपन। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ? वो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 कम है, तो अगर वो x है तो x माइनस 7 है, ठीक है। एल्टीट्यूड इसका जो ऊंचाई जो है x माइनस से 7 है। अब उसने पूछा हाइपोटेनिस, ये आपको 13 दे रखा है। हाइपोटेनिस जो है मतलब कि जो कर्ण है वो आपको कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तीनों चीजें दे रखी है, ठीक है। अब हमें पता करना है सिर्फ और सिर्फ किसका? वो कह रहे टू अदर साइड का पता करो। बेहद आसान है, आप लगा देंगे इसके यहीं पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब भी दिख जाए, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दिख जाए, उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अनुसार, जो कि क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर कोई सा बोल दो चाहिए तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बात एक ही है, ये आपका पता है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, चाहे लंब का स्क्वायर आधार का, एक ही बात हो, कैसे बोल दो। ए सी आपके सामने 13 है, 13 का स्क्वायर। ए बी आपने मानी थी, ए बी क्या मानी थी? ए बी एक्स माइनस 7, ये ए बी है आपकी। एल्टीट्यूड क्या है? ये ए बी है, ये ए बी है, और बेस आपका बी सी है, ठीक है, ये बी सी है आपका। तो ए बी तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और बी सी एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, आपको बताइए। यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और ये b प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ मैं ना। एक्स स्क्वायर 169 था, 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49
प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 14x प्लस एक्स स्क्वायर, डन, यस। तो 169 अपनी जगह ही है, 49 को इधर लिया तो माइनस क्या हो जाएगा 49 बराबर एक्स, सुनो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बचा 14x, 49 को अपन इधर वैसे ही ला चुके, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 120 बचे और 2x स्क्वायर माइनस 14x ये बचा, ठीक है। एक काम करो, 2x स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा, 14x अपनी जगह रह जाएगा, 120 को भी इधर लिया 120 भी जगह रह जाएगा और बराबर 0, एक ही बात है, 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इधर 0 बचा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 120 को मैं जब इधर ले आया तो ये लो साहब 120, 0 इधर बचा, एक ही बात है, इधर 0 लिखो चाहे उधर 0 लिखो, ठीक है। अब इन सब में 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लो, पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है, वही की बात है, मैंने 0 इधर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 2 0 के नीचे चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। इसके अपन को मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, गुणनखंड इसके अपन को करना है, बीच वाले के 2 ऐसे टुकड़े कि वो आ जाए। यहाँ पर 60 है तो 7x से 2 टुकड़े करो कि आपके वो 60 बन जाए, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, 7 के 15 चौक 60 भी ज़्यादा बैठ गया। मैं एक बार करके बता देता हूँ, ऐसा देखो 30 15 5 1 तो आपके 6 12 और ये 5 बिल्कुल सही है, 12 और 5 हो जाएंगे, 12 पंजे 60 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का तो 12x ले लो और प्लस का 5x ले लो, माइनस का 60 बराबर 0, बेहद आसान है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन है तो x माइनस 12 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी x माइनस 12 बच जाएगा, ठीक है भाई। 5 कॉमन आएगा इसमें और कुछ कॉमन ही आएगा, ठीक है। और वो भी आप आराम देखते हो, 5 का 5 डिवाइड किया तो सिर्फ x बच गया, प्लस माइनस माइनस और 12 पंजे 60, ठीक है। तो एक बार जो बाहर लिखा था वो लिख दो, x प्लस 5 लिख दो, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख दो, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, भाई 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या था, पूछा कि 2 साइड, अब साइड्स की सीधी सी बात है, साइड कभी माइनस में हो सकती है क्या, नॉट पॉसिबल भाई। किसी भी साइड की थोड़ी बहुत तो लंबाई होगी, इतनी सी होगी तो होगी, माइनस में वो कभी नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव लेंगे, लिख सकते हो कि लेंथ, किसी भी ट्राइंगल लेंथ है वो नॉट इन नेगेटिव फॉर्म, यानी किसी भी त्रिभुज की या किसी भी भुजा की लंबाई वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर 12 लेने पर, x बराबर 12 हम लेंगे तो उसने क्या पूछा था, दोनों साइडें निकालो, कर्ण तो था, हाइपोटेनस था, ए बी और बी से निकालना था, तो ए बी कितना हो जाएगा, अतः अन्य दो भुजाएं वो क्या क्या हो जाएगी, यानी कि देयरफॉर टू अदर साइड्स आर, जिसमें ए बी कितनी और शायद बी सी है क्या, एक तो ए बी और एक बी सी है। ए बी तो हो जाएगी आपके x माइनस 7, ए बी तो है आपकी x माइनस 7, यानी कि x की वैल्यू क्या लोगे 12, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5, तो ए बी तो 5 है और बी सी तो खुद x ही है, तो बी सी तो x का मतलब है वो तो 12 ही है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक भुजा 5 की हो जाएगी, एक 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपका आंसर था। शानदार क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है। अब देखो ये छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो रुपीज में दे रखा है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो किए थे उस दिन, दैट डे, ठीक। यानी कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये एक विशेष दिन ही देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, जो कि रुपीज में दे रखी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से भी 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से अपन समझेंगे। पहले इसमें 2-3 बातें हैं कि एक दिन में कुछ बर्तन बनाए गए, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें कुछ पोएट्री आर्टिकल, यानी ऐसे देंगे अपन, लेट नंबर ऑफ पोएट्री, ठीक है, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स इन ए डे वो सपोज x, ठीक है। माना कि, ध्यान से समझना, माना कि क्या लिखा है ये जो हमने लिखा था एक दिन में ना,
माना कि एक दिन में, माना कि एक दिन में बर्तनों का निर्माण किया गया, कि मान लो बर्तनों का निर्माण हुआ, ऐसा मान लेते हैं, वो सपोज हुआ x, मान गए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, ध्यान समझना, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, वो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, मतलब जो प्रत्येक नग की लागत है, प्रत्येक नग की जो लागत है। भाई एक बात बताओ, आपकी सपोज खुद की कोई एक फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सपोज ये मार्कर या पेन बनाने का आपका काम है, आप जो हैं कुल मिला के एक दिन में पेन बनाते हो x, मान लेते हैं x का मतलब ऐसा मानो मोटा मोटी कि आप एक दिन में 10 पेन बनाते हो, ठीक है। अब आप 10 पेन तो बनाओगे, जब फैक्ट्री में जब काम चलेगा तो भाई पैसा भी खर्च होगा, तो उसके कॉस्ट कितना, मतलब एक पेन 10 पेन बनाए, लेकिन पर पेन 10 पेन एक दिन बनाते हो, लेकिन पर पेन एक पेन पर खर्चा कितना आता है, तो आपने कहा भाई 5 रुपये का मेरे खर्चा आता है, ठीक है। तो कुल मिला के 5 × 10 यानी कि 50 रुपये कुल मिला के आपके खर्च हो रहे हैं 10 पेनों पर, मतलब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही सुनो मेरी बात, यहां पर भी हमारे पास में वो कह रहा है कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है, जो यानी कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है वो है, लेकिन एक कंडीशन है, वो कह रहा है, देखो गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का, जितना घुमाना था उतना घुमाया इसके लैंग्वेज को। वो क्या है कि वो जो निर्माण लागत है ना, वो जो रुपीज में दे रखी, वो है उस दिन किस दिन, जिस दिन ये, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, निर्माण अपने बर्तन कितने बनाए थे, हमने बर्तन तो x बनाए थे, उनके डबल से 3 ज्यादा है, मतलब कि x का डबल कर दो 2x से भी 3 ज्यादा है, आगे लिख देना रुपीज, इतने रुपया पर नग की लागत है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या था ना कि 10 बनाए थे पेन, फर की लागत 5 रुपये, कुल मिला के 50 रुपये खर्च हो गए आपके, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना दोनों को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गजब का क्वेश्चन है, मतलब ये है। और जब जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे कुल खर्चा आ गया x × 2x + 3, और ये कह रहा है कि कुल लागत 90 रुपये थी, इसका मतलब x × 2x + 3 बराबर 90 रुपये, समझ में आ गई, जो कुल खर्चा था वो ही 90 है, ये चीज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे लिख देंगे अपन कुल निर्माण लागत, ठीक है, कुल निर्माण लागत, यानी कि ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो है आपकी 90 रुपीज़, ठीक है। अब लिख देंगे अपन, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट बन गया अपना। स्टेटमेंट के बाद में अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार की मैं अगर बात करूं तो ये बात थी कि x तो ये थे, ये तो कुल मिला के, जो मैं ऐसा मान लो कि बर्तन, और हर बर्तन की ये लागत, यानी कि ऐसा मान लो कि ये तो 10 पेन और हर पेन 5 रुपये का, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तभी तो 50 आया था, और वो ही 90 हैं। बस गजब का क्वेश्चन तैयार हो गया, ये इसमें दे रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x बराबर 90, ठीक है, यानी कि 2x² प्लस 3x ही है ना, 3x ही है ना, देखो देखिए 2x² 3x बराबर 90, 2x² प्लस 3x बराबर 90, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। आराम से देखो, 2 इसको एक काम करो, इसको अंदर ले आओ, -90 हो जाएगा बराबर 0, बात तो एक ही है भाई, ये जो था अंदर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब कॉमन तो इसमें कुछ जा नहीं रहा, तो इसी में अपन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 90 × 2 180 हो रहा है, 180 के फैक्टर बना लो, 2 से करो तो 90, 2 से किया तो 45, ठीक है। अब जाएगा 3 का, 3 से दोगे तो 15, फिर 3 का 5, और 5 से करोगे तो 1, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 3 का गैप होना चाहिए, 6 12 हो गया, 6 12 हो गया, 5 होते 15 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार टुकड़े बहुत ईजी तरीके से बैठ गए, यानी कि 2x² प्लस का तो ले लो 15x और माइनस का ले लो 12x, ठीक है, -90 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो के जोड़े बन गए,
यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ तो सिर्फ x ही कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, x खत्म तो अंदर बच गया 2x प्लस 15, क्योंकि x खत्म सिर्फ 15 बच जाएगा। यहाँ जो माइनस है माइनस का माइनस लगा दो। अब सीधी सी बात है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो 2x ही बचेगा, इतना है। तो बताओ क्या चीज़ कॉमन लो इस 12x में कि पीछे 2x बचे? सीधी सी बात है 6 लूँगा भाई, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो, 6 दूनी 12, 6 12 हो गया। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 का 15 बार जाता है 90 के अंदर 15 टाइम्स, ठीक है। तो एक बार जो कॉमन लिया था वो लिख देते हैं अपन, और एक बार लिख देते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 15 उधर जाके माइनस का 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15/2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 6। एक बात बताइए कि अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर रहे हैं नंबर प्रोडक्शन। क्या कभी किसी निर्माण जो है, चाहे कुछ भी आप करोगे, माइनस में थोड़ी निर्माण करोगे। मतलब किसी भी कंस्ट्रक्ट, मैं कह दूँ कि आप पेन बना रहे हो तो पेन माइनस में बनाओगे क्या भाई? एक पेन बनाए, कुछ तो बनाए ना। तो कभी भी नेगेटिव x की वैल्यू नहीं ली जाती है, समझ में आ गई। तो x की वैल्यू ली जाएगी 6, तो x बराबर 6, क्योंकि ऋणात्मक मान नॉट वैलिड, यानी कि नेगेटिव जो वैल्यू नॉट वैलिड, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है। इसलिए जो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों का जो निर्माण हुआ, x का मतलब क्या है, बर्तनों का जो निर्माण हुआ, बर्तन बने 6, ठीक है। ये देख लो, जो पोल्ट्री आर्टिकल है वो बने 6, और प्रत्येक नग की लागत पूछी इसने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो तो हो गया 6, और फिर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल का हम देखो, ये रहा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो है 2x प्लस 3, ठीक है। ये तो बर्तन हो गए, ठीक है, यानी आर्टिकल हो गए, ऐसा मान लीजिए। ये तो आर्टिकल हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल है ये, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी बर्तनों की संख्या। ये तो बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि आपके बर्तन की कुल लागत, सॉरी प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत वो कितनी है, 2x प्लस 3 थी ना, 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 थी, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह रख दो आपके 6 प्लस 3, तो ये हो गया 12 प्लस 3, यानी कि 15 रुपये तो हो जाएगी ईच लागत, हर की 15 रुपये। तो ये आंसर है, और 6 आंसर, 2 आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार एक्सरसाइज थी 4.2 जो अपने कंप्लीट कर ली है। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट कर देना। अब एक एक्सरसाइज हो रहा है 4.3, उसके बाद में शानदार जो चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।